हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है इंपीरियल वॉर ऑन द वॉर अगेंस्ट ईरान। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप केम टू द व्हाइट हाउस प्रॉमिसिंग टू एंड अमेरिकाज एंडलेस वॉर्स। जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस आए, मतलब जब वो इलेक्शन जीत कर व्हाइट हाउस में वो जब प्रेसिडेंट के रूप में आए, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो अमेरिका के जितने ये ना खत्म होने वाले वॉर्स में अमेरिका जूझ रहा है उसको वो खत्म करेंगे। दैट प्रॉमिस नाउ लाइज इन एशेस इन वेस्ट एशिया। कह रहा है कि वो जो वादा उन्होंने किया था आज वो वेस्ट एशिया में एक राख के माफिक पड़ा हुआ है। मतलब जो वो वादा वो करके ऑफिस में आए थे, अब वो वादा एकदम चूर चूर हो गया है, क्योंकि वेस्ट एशिया यहाँ पे क्या है, मिडिल ईस्ट, जहां पे ईरान में इन्होंने अटैक किया हुआ है, वहां पे अटैक करके इस वादे को उन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। द फार राइट रिपब्लिकन मतलब देखो, हर देश में दो तरीके के लोग होते हैं, आपको पता ही है। एक तो राइट विंग और दूसरे होते हैं लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग वाले को हम लिबरल बोलते हैं और राइट विंग वाले जो होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना। मान लो जैसे कुछ जैसे यहाँ पर है, ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, तो ये इसको हम बोलेंगे काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले, कंजर्वेटिव सोच वाले हैं। और कुछ ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग डेमोक्रेसी यहाँ पे सही है, तो वो थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम लिबरल बोल देते हैं। तो वैसे ही हर देश में लोग होते हैं। तो ये कह रहा है कि फार राइट रिपब्लिकन थे, मतलब काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले रिपब्लिकन थे, हु along with इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर लॉन्च्ड एन ऑल आउट वॉर अगेंस्ट ईरान ऑन February 28 एंड किल्ड इट्स सुप्रीम लीडर। तो दोनों ने ही मिलकर एक बहुत ही बड़ा वॉर जो है वो ईरान के खिलाफ छेड़ दिया 28 फरवरी को, और उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, जो कि कौन थे, अयतुल्लाह अली खमनई। हैज प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट रेकलेस वॉरमोंगर्स एवर टू ऑक्युपाई द ओवल ऑफिस। कह रहा है कि इस बात ने ये प्रूव कर दिया कि इस समय जो ओवल ऑफिस में व्यक्ति बैठा हुआ है वो सबसे ज्यादा एक तो बिना सोचे विचारे युद्ध को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है। रेकलेस मतलब बिना सोच विचार के। वॉर मॉन्गर्स वो होते हैं जो युद्ध को हमेशा बढ़ावा देते हैं, कि हर बात में चाहते हैं कि युद्ध हो जाए। ब्लड इज ऑन द हैंड ऑफ दीज टू मैन। कह रहा है कि ये दो व्यक्ति जो हैं, ट्रंप हो गए और बेंजामिन नेतन्याहू हो गए, इनके दोनों ही हाथ खून से रंगे हुए हैं। जो राइटर है लगता है बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा है यहाँ पर नेतन्याहू का और डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म वाली टोन है ये, ऐसा लिखना नहीं चाहिए। वन अ मर्क्यूरियल हार्ड नेशनलिस्ट हु इज टर्निंग अमेरिका इनटू अ रॉग सुपर पावर। देखो, मर्क्यूरियल का मतलब होता है जिसका दिमाग जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहा है। जैसे अभी देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बार बोलते थे कि 6 प्लेन गिर गए इंडिया पाकिस्तान के वॉर में, फिर थोड़ी देर बाद बोले 7 गिर गए, फिर थोड़ी देर बाद बोले 8 गिर गए, 9 10, अब 11 में पहुंच गए। तो दिमाग ना एक बात जो बोलते हैं वो अपने पर रहते ही नहीं है, बार बार चेंज होता रहता है। और रॉग सुपर पावर का मतलब होता है जो जो सारे रूल को तोड़ दे रही हो, है ना, जो क्या कहते हैं किसी रूल को फॉलो ना कर रही हो। तो कह रहा है कि एक ऐसे लीडर हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड नेशनलिस्ट है, मतलब एक्सट्रीम सोच है, राइट विंग वाली सोच है, और बहुत ज्यादा मर्क्यूरियल है, तरीके से मूड बदलता रहता है, और जो अमेरिका को एक रॉग सुपर पावर में चेंज कर दे रहे हैं, ऐसी सुपर पावर में चेंज किए दे रहे हैं जिसमें वो बार बार रूल तोड़ती है। एंड द अदर, और कह रहे हैं जो दूसरा व्यक्ति है कौन, ये बेंजामिन नेतन्याहू, एन एक्सपेशनिस्ट, जो कि अपनी पावर को या अपने जो एरिया है उसको बढ़ाना चाहता है। एथनो नेशनलिस्ट वांटेड फॉर वॉर क्राइम्स बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एथनो नेशनलिस्ट का मतलब होता है कि जो एक ही किसी धर्म को या फिर एक ही एथनिक ग्रुप को सबसे ज्यादा सुपीरियर मानता हो कि सबसे ज्यादा ऊंचे हम ही लोग हैं। तो कह रहा है एक तो ये व्यक्ति जो है जो कि वांटेड फॉर वॉर क्राइम, मतलब इनके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप है वॉर क्राइम्स के। कैसे आरोप है कि जहां जहां इन्होंने मान लो सीरिया में हमला किया है, ईरान में भी पहले भी हमला किया था, तो वहां पे बहुत से जो बेजुबान लोग थे वो मारे गए थे। और ये आरोप कहां लगा इनका, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लगा हुआ है। मिस्टर ट्रंप हैज बॉम्ब एटलीस्ट 7 कंट्रीज। कह रहा है कि मिस्टर ट्रंप ने एटलीस्ट 7 कंट्रीज में बम गिराए हैं इन 13 मंथ्स, इन द 13 में, इन 13 महीनों में, दैट ही हैज बीन ऑफिस, जब से उन्होंने ऑफिस को संभाला है, मतलब जब से वो इलेक्शन जीत के आए।
अंडर मिस्टर नेतन्याहू, कह रहा है कि मिस्टर नेतन्याहू के अंतर्गत इजराइल हैज ऑपरेटेड फार आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि इजराइल ने सारे जितने भी इंटरनेशनल कानून है उसको बहुत ही पीछे छोड़ दिया, सब कुछ तोड़ ताड़ कर, मतलब एक भी रूल को नहीं माना और इन्होंने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। अब यहां वो रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, मान लो गाजा में जो किया गया, ठीक है। अब देखो, ये राइटर की सोच है, हो सकता है आपकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, और लोगों की सोच अलग है। तो यहाँ पे राइटर ये मान रहा है कि इजराइल ने पूरी तरीके से इंटरनेशनल लॉज को तोड़ दिया, वहां पे जहां भी तबाही मचानी थी उसने मचाई। ईरान हैज रिस्पॉन्डेड विद मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स। अब उन्होंने क्या किया भाई, जब इन्होंने 28 फरवरी को अटैक किया, आपको सबको पता ही होगा, न्यूज चल रही है, तो ईरान ने रिस्पॉन्ड किया मिसाइल और ड्रोन अटैक से, टारगेटिंग इजरायली एंड अमेरिकन बेसेस इन द पर्शियन गल्फ एंड जॉर्डन। और इन्होंने पर्शियन गल्फ और जॉर्डन में जो इजरायली और अमेरिकन बेसेस थे उसके ऊपर अटैक किया। दैट रिस्क वाइडनिंग द वॉर। इसकी वजह से क्या है कि ये जो वॉर चल रहा है, अब इसमें एक खतरा बन गया है कि हो सकता है ये और ज्यादा फैल जाए। तेहरान हैज ऑल्सो अनाउंस्ड, कह रहा है कि तेहरान मतलब ईरान की कैपिटल, सबसे बड़ा सिटी है ये ईरान का और ईरान की कैपिटल है। तेहरान हैज ऑल्सो अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ द क्रिटिकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, कि जो उनके यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है ना, ऐसे निकलता है जहां से सप्लाई अप्लाई आती है, कि उसको वो उन्होंने बंद कर दिया है। अ मूव दैट रिस्क अ ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट। कह रहा है कि ये ईरान का एक ऐसा कदम है जिससे खतरा है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेशली खासकर फॉर मेजर ऑयल इंपोर्टर्स सच एज इंडिया। उन देशों के लिए जो ऑयल को इंपोर्ट करते हैं जैसे कि इंडिया है ना, इस तरीके के जो देश हैं इनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। चाइना भी इंपोर्ट करता है, तो कह रहा है इसी तरीके से जो लोग बहुत ज्यादा ऑयल के ऊपर डिपेंड है। टू बी क्लियर, कह रहा है साफ शब्दों में कहें, दिस इज नॉट अ प्रिएम्प्टिव वॉर। कह रहा है कि ये कोई प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं थी, बात करते हैं इसके ऊपर। एज इजराइल हैज क्लेम, जिस तरीके से इजराइल ने क्लेम किया। देखो 2019 में जब भारत ने अटैक किया था तो ये बोल के किया था ना कि हम प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब कि कोई हमारे ऊपर हमला करने वाला हो उससे पहले हम हमला कर दे। अगर अभी पता होगा 2025 मई में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्क्रिमिश हुई, एक छोटा सी झड़प हुई, तो उसमें क्या था कि पाकिस्तान ने हमला करने का सोचा था मगर भारत ने रात में ही ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दी थी। तो ये होती है प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक, मतलब आपका जो दुश्मन है वो आपके बस प्लान बना ही रहा हो कि आप उसके प्लान को खत्म कर दो। तो राइटर यहां पे कह रहा है कि साफ शब्दों में अगर कहें तो ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं थी, प्रिएम्प्टिव वॉर नहीं था जैसा कि इजराइल क्लेम कर रहा है। देयर वॉज नो एविडेंस, कह रहा है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं था, दैट ईरान वॉज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च एन अटैक, कि ईरान जो है वो अटैक करने के लिए तैयारी कर रहा था। कह रहा है ऐसा भी कोई भी सबूत नहीं था। ऑन द कंट्रेरी, कह रहा उसके विपरीत, तेहरान वॉज इन्वॉल्व इन सीरियस नेगोशिएशन विद वॉशिंगटन अंडर ओमानी मेडिएशन। कह रहा है कि जो ईरान था वो लगातार वॉशिंगटन के संपर्क में बना हुआ था, काफी लगातार सीरियस नेगोशिएशन चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, और ये जो मेडिएशन करा रहा था वो कौन करा रहा था? ओमान करा रहा था। ऑन फरवरी 27, कह रहा है 27 फरवरी को, ओमान फॉरेन मिनिस्टर बदर अल बुसैदी सेड दैट अ डील वाज विद इन रीच। 27 फरवरी को ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे बदर अल बुसैदी, उन्होंने ये कहा कि जो डील थी बस वो होने वाली थी, बेस्ड ऑन ईरान कमिटमेंट नॉट टू बिल्ड अ बॉम्ब और स्टॉक पाइल न्यूक्लियर मटेरियल। कह रहा है कि ईरान ने एक तरीके से कमिटमेंट भी कर दी थी, प्रॉमिस भी कर दिया था कि वो जो अब बॉम्ब को नहीं बनाएंगे और न्यूक्लियर मटेरियल जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है उन मटेरियल को वो इकट्ठा नहीं करेंगे। विद इन आवर्स, उसी के कुछ ही घंटों में, अमेरिकन एंड इजरायली मिसाइल स्ट्रक ईरान। अमेरिका और इजराइल की जो मिसाइलें थी वो ईरान पे ऊपर हमला करती हैं, किलिंग इट्स हेड ऑफ स्टेट एंड टॉप लीडर्स। और उनके जो स्टेट ऑफ हेड थे, मतलब जो ख्यामी थे, और उनके जो टॉप लीडर्स थे उनको मार देती है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट डिप्लोमेसी हैज बीन ओवरटेकन बाय फोर्स। कह रहा है कि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि डिप्लोमेसी की जगह वॉर छिड़ गया हो, मतलब डिप्लोमेसी जहां चीजों से बातचीत करके सुलझाना चाहिए था वहां पे वॉर होने लग गया। इन 2018 में मिस्टर ट्रम्प सिंगल हैंडेडली sabotaged द 2015 न्यूक्लियर एग्रीमेंट। कह रहा है कि 2018 में मिस्टर ट्रंप ने जो
2015 की न्यूक्लियर एग्रीमेंट था ईरान के साथ, उसको अकेले ही पूरी तरीके से तबाह कर दिया, सैबोटाज कर दिया। इन जून 2025 जून में, while ईरान वॉज नेगोशिएटिंग विद द यूएस, जब ईरान बातचीत कर रहा था यूएस के साथ, इजराइल लॉन्च अ यूनिलैटरल अटैक, तो इजराइल ने अकेले ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था, ट्रिगरिंग द 12-day वॉर, और जिसकी वजह से 12 दिनों का वॉर चला था। दिस टाइम, इस बार, हाउएवर, हालांकि द अटैक इज फार मोर डेंजरस, कि जो ये इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया है ईरान के ऊपर, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दिस वॉर इज नॉट अबाउट गिविंग ईरानियन देयर फ्रीडम आइदर एज मिस्टर ट्रम्प हैज क्लेम्ड। कह रहा है कि जिस तरीके से मिस्टर ट्रम्प ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो वॉर उन्होंने छेड़ी है ये ईरानियन को फ्रीडम दिलाने के लिए, मतलब अब जो, अगर आपको पता होगा कि जो ईरान है जिसको हम पर्शिया बोलते हैं, ठीक है, हमेशा से यहाँ पे इस्लाम नहीं था, ये पर्शियन देश था, इसीलिए आप देखोगे तो 50% या 50% से ज्यादा लोग इस्लाम को आज भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते वहां पर। तो इस बात का कहीं ना कहीं अमेरिका ने फायदा उठाया और लोगों को बोला कि आपके ऊपर एक टेररिस्ट जो है वो राज कर रहा है, आपको हम उसको मार देते हैं, आपको सुरक्षा दिलाते हैं। तो राइटर यहां पे कह रहा है कि ये जो मिस्टर ट्रम्प बार बार क्लेम कर रहे हैं कि हम ईरान को, ईरानियन जो लोग हैं वहां के, उनको फ्रीडम करने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए ये अटैक कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है। द यूएस मेंटेन्स क्लोज टाइज विद सेवरल रिप्रेसिव मोनार्कीज एंड डिक्टेटरशिप। कह रहा है कि जो यूएस के बहुत से क्लोज टाइज हैं और वो कम रेप्रेसिव भी हैं, मतलब लोगों को दबाते भी हैं, मोनार्कीज हैं, मतलब राजशाही सिस्टम है, डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है, राजा क्या कहते हैं राज कर रहा है, और डिक्टेटरशिप है, मतलब तानाशाही है। ऐसे देशों के साथ भी यूएस के काफी ज्यादा क्लोज टाइज हैं, मतलब जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, वहां पे क्या कोई डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होता है, मगर यूएस के बहुत अच्छे रिलेशन है। यूएई हो गया, वहां पे ओमान हो गया, बहरीन हो गया, क्या वहां पर कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं? नहीं होते हैं, मगर यूएस के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। तो राइटर ये कह रहा है कि ऐसे लोगों के साथ तो आपके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, मगर आप जब वहां पे ईरान की बात आई तो आप बोल रहे हो कि वहां पे तानाशाह बैठा हुआ है। तो अगर आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हो तो इन देशों के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो भाई? वेयर फ्रीडम रियरली इंटर्स द इक्वेशन। कह रहा है कि ऐसे देशों के साथ यूएस की रिलेशनशिप है जहां पे फ्रीडम की शायद ही कभी बात होती हो। नॉर हैज वॉशिंगटन शोन एनी कॉलम्स अबाउट इजराइल्स क्राइम्स अगेंस्ट द डिफेंसलेस स्टेटलेस पैलेस्टीनियन पीपल। कह रहा है कि वॉशिंगटन ने, मतलब यूएसए ने, कभी भी मॉरल हेजिटेशन नहीं दिखाई, कभी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई जब इजराइल जो है वो पैलेस्टीनियन पीपल जो कि डिफेंसलेस थे, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते थे, स्टेटलेस थे, खुद का कोई देश नहीं था, उनके खिलाफ एक तरीके से क्राइम कर रहा था, उस समय यूएसए ने एक शब्द भी नहीं बोला। दिस इज अ वॉर ऑफ चॉइस। कह रहा है कि ये वॉर कोई ऐसा नहीं है थोपा गया है, ये वॉर खुद की चॉइस है। किसकी? अमेरिका और इजराइल की। लॉन्च टू एलिमिनेट एन एडवर्सरी, जो कि लॉन्च की गई है अपने दुश्मनों को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए। एंड एडवर्सरी मतलब हो गया दुश्मन। जब अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ होगा तो आप बहुत बार देख रहे होंगे कि प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स के हमारे पायलट थे या फिर जो ऑफिसर थे, वो पाकिस्तान का डायरेक्टली नाम नहीं ले रहे, बोल रहे थे, बार बार एडवर्सरी बोल रहे थे। एडवर्सरी मतलब दुश्मन। एंड रीशेप द रीजन टू सूट अमेरिकन एंड इजरायली इंटरेस्ट। और उन्होंने, मतलब अमेरिका और इजराइल ने ये वॉर इसलिए किया है ताकि वो अपने रीजन को अपनी हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ सके और अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट को वो चीज सूट करती हो। सच थगरी, कह रहा है कि इस तरीके की गुंडागर्दी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरीके की गुंडागर्दी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। द वॉर मशीन्स ऑफ द इंपीरियल डू। इंपीरियल डो मतलब ये जो अमेरिकन और इजराइल है जो कि अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, कह रहे हैं इनकी जो वॉर मशीन है इन दोनों देशों की, हैव ऑलरेडी रेक्ड द रीजन। इसने पहले ही इस रीजन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। बिफोर द फायर स्प्रेड फर्दर, कह रहा है कि युद्ध और ज्यादा फैले उससे पहले। फायर स्प्रेड मतलब यहाँ पे युद्ध के साथ उसको रिलेट कर रहा है राइटर। दिस वॉर मस्ट एंड, इस वॉर का अंत होना चाहिए। अमेरिका शुड स्टेप बैक, कह रहा है कि अमेरिका को पीछे हटना चाहिए। इजराइल मस्ट बी रीन्ड इन। रीन्ड इन का मतलब होता नहीं है लगान पकड़ के घोड़े को संभाला जाता है, कि इजराइल की लगान को पकड़ के इजराइल को संभालना चाहिए। अदरवाइज
इवन द लास्ट वेस्टेज ऑफ द रूल बेस्ड ऑर्डर विल बी श्रेडेड एंटायरली। कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, वेस्टेज मतलब जो लास्ट टुकड़ा है किसी चीज का, कह रहा है कि ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, ये जो रूल है, इनका जो लास्ट टुकड़ा है अगर इस तरीके से नहीं संभाला गया तो वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। श्रेडेड एंटायरली मतलब पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कह रहा है पैसेज के अनुसार, वाई इज द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट हॉर्मज सिग्निफिकेंट, कि क्यों जो स्ट्रेट हॉर्मज जो बंद कर दिया गया था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इट कुड लेड टू अ ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट, कह रहा है कि इससे ये होगा कि जो आर्थिक पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति है उसमें निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, तो ये तो पढ़ा है हम लोगों ने, ये तो होगा। इट प्राइमरली बेनिफिट मेजर ऑयल इंपोर्टर्स लाइक इंडिया, नहीं, बेनिफिट कहां पहुंचाएगा, ये तो नुकसान पहुंचाएगा, तो ये तो गलत हो गया। इट इज अ रिस्पॉन्स बाई ईरान टू द मिसाइल अटैक्स, कह रहा है कि ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि तेहरान का रिस्पॉन्स है, मतलब ईरान का रिस्पॉन्स है, तेहरान तो कैपिटल हो गई, और ये मिसाइल अटैक्स के चलते इनका रिस्पॉन्स है, तो ये भी सही हो गया। तो 1 और 3 सही है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द डिप्लोमैटिक सिचुएशन बिफोर द अटैक, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है कि अटैक से पहले किस तरीके की डिप्लोमैटिक सिचुएशन थी। ओमान वॉज एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन ईरान एंड द यूएस, कह रहा है कि ओमान जो है वो एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा था ईरान और यूएस के बीच में, एकदम सही है। ईरान हैड रिफ्यूज टू स्टॉप बिल्डिंग न्यूक्लियर बॉम्ब, गलत है। ईरान एक तरीके से मान गया था ठीक है हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ऐसा राइटर का कहना है। अ डील वॉज रिपोर्टेडली वेरी क्लोज टू बीइंग रीच्ड, कह रहा है कि जो डील थी वो बस होने ही वाली थी, ये भी पढ़ा हम लोगों ने, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रेकलेस, बिना सोचे समझे इसका मतलब होता है, एज यूज इन द पैसेज टू डिस्क्राइब द वॉर मॉन्गर्स। रैश हो सकता है, केयरफुल तो होगा नहीं, रैश का मतलब यही होता है बिना सोचे समझे के, समझ के, ठीक है। केयरफुल सावधानी के साथ नहीं, थॉटलेस बिना सोचे समझे ये भी हो सकता है, कॉशियस नहीं, तो 1 और 3 हमारा आंसर होगा। बेस्ड ऑन द पैसेज, पैसेज के अनुसार आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम फॉर द वर्ड यूनिलैटरल। चाहे यूनिलैटरल का सिनोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है। अब ये मुझे याद आ गया कि ये जो इजराइल ने अटैक किया था यूनिलेटरली, ठीक है, मतलब अपने आप ही उसको अटैक कर दिया था, तो एक तरीके से ये होता है कि बिना किसी अकेले ही अटैक कर देना, बिना किसी की मदद के। सिनोनिम हो जाएगा इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट तरीके से मीनिंग आ रहा है। म्यूचुअल एक साथ नहीं, मल्टी पार्टी नहीं, ज्वाइंट नहीं होगा। एंटोनिम होगा कलेक्टिव, मतलब एक साथ, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। सिनोनिम हो जाएगा ये इंडिपेंडेंट किसका, यूनिलेटरल का, और एंटोनिम क्या हो जाएगा कलेक्टिव, ठीक है। Which of the following best describe the author's tone in the passage regarding the actions of Donald Trump and Benjamin Netanyahu? कह रहा है कि ये जो ऑथर की टोन थी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्शन लिया है उनके खिलाफ, किस तरीके की ऑथर की टोन थी। बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म वाली थी, समझ में आ गया होगा पढ़ के। ऑब्जेक्टिव एंड बैलेंस थी, बैलेंस्ड अप्रोच थी नहीं, टोन थी नहीं। सार्कास्टिक एंड ह्यूमरस, मजाकिया टोन थी नहीं। क्रिटिकल एंड इंडिग्नेंट, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म वाली थी और गुस्से वाली थी। इंडिग्नेंट मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाली। हाँ, तो सी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ये क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, पहले खत्म ही कर लेते हैं इसको। द वुमेन डिडंट मूव, कह रहा है कि जो औरत थी वो मूव नहीं कर पा रही थी। डैश द राइज एंड फॉल ऑफ हर ब्रीथिंग, सिर्फ अपनी चढ़ती हुई और गिरती हुई सांसों को ही शायद महसूस कर रही थी। आईज फिक्स्ड इन कंसंट्रेशन, और एकाग्रता के साथ उसकी जो आंखें थी वो एक जगह फिक्स्ड थी। हैंड क्लेंच इन हिज फिस्ट, और जो हाथ थे उसकी मुट्ठी में बंद थे। वर्ड्स वर फॉर्मिंग ऑन अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ हर, स्लोली पीसिंग टुगेदर इनटू होल सेंटेंसेस, जो शब्द थे वो उसके आंखों के सामने स्क्रीन में बन रहे थे और धीरे धीरे करके जुड़कर एक पूरा सेंटेंस बन रहे थे। सेंटेंसेस शी कुडंट से आउट लाउड, कह रहा है कि वो सेंटेंसेस बन रहे थे कि जो वो अपने मुंह से तेजी से नहीं बोल सकती थी। द 52-year-old woman had been paralyzed by a stroke 19 years earlier, कह रहा है कि 19 साल पहले 52 साल की जो महिला है उसको स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस आ गया था, एक तरीके से लकवा मार गया था। लीविंग हर अनेबल टू स्पीक क्लियरली, जिसकी वजह से वो साफ तरीके से नहीं बोल पाती थी। Here, however, her internal, कह रहा है कि हालांकि उसकी जो इंटरनल
डैश वॉज अपियरिंग बिफोर हर आईज, जो उसकी इंटरनल जो आवाज होगी या फिर जो वो सोचती होगी वो उसके सामने आंखों में मतलब आंखों के सामने आ जाता था क्योंकि स्क्रीन लगी हुई थी। द वुमेन आइडेंटिफाइड ओनली एज पार्टिसिपेंट T16, कह रहा है कि वो वुमेन जिसको हम पार्टिसिपेंट T16 के नाम से जानते हैं, हैड बीन फिटेड विद अ टाइनी डैश ऑफ इलेक्ट्रोड, उसके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, दैट वाज सर्जिकली इंसर्टेड इनटू अ लोब एट द फ्रंट ऑफ हर ब्रेन, जो कि सर्जरी करके उसके आगे वाले ब्रेन के हिस्से में लगाए गए थे। नाउ अ कंप्यूटर पावर्ड बाई अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कह रहा है कि अब जो कंप्यूटर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड एक तरीके से चलता है, वॉज डिकोडिंग द सिग्नल्स प्रोड्यूस बाई हर न्यूरॉन्स एज शी इमेजिन सेइंग वर्ड, तो वो तुरंत उन सिग्नल्स को डिकोड कर लेता था, पहचान लेता था जब वो कोई चीज कोई वर्ड इमेजिन करती थी अपने दिमाग में, विद अ सिस्टम ट्रांसलेटिंग देम इनटू टेक्स्ट ऑन अ स्क्रीन, और वो जो सिस्टम लगा हुआ था, कंप्यूटर लगा था, जैसे ही वो कोई चीज सोचती थी वो उसको स्क्रीन में ट्रांसलेट कर देता था। मान लो कि अगर वो कोई भी वर्ड अपने दिमाग में सोच रही है तो ये सिस्टम क्या करता था, उसको स्क्रीन में दिखा देता था। शी वॉज टेकिंग पार्ट इन अ स्टडी एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कह रहा है कि वो एक स्टडी में जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो रहा था उसमें पार्ट ले रही थी, alongside 3 patients with the neurodegenerative disease amyotrophic lateral sclerosis ALS, कह रहा है कि वो उसके साथ 3 पेशेंट और भी थे जिनको न्यूरोजेनेटिव डिजीज थी, टू टेस्ट अ टेक्निक केपेबल ऑफ ट्रांसलेटिंग थ्रू थॉट्स इनटू रियल टाइम टेक्स्ट, कह रहा है कि और ये चारों लोग जो थे ये लोग एक टेक्निक को एक तरीके से टेस्ट कर रहे थे, एक साइंस एक टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे थे, जिससे क्या होता था कि अगर आपकी कोई भी दिमाग में विचार है तो वो तुरंत ही रियल टाइम टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा, मतलब स्क्रीन में वो वर्डिंग आ जाएंगी। इट वॉज द क्लोजेस्ट साइंटिस्ट हैड कम येट टू अ फॉर्म ऑफ माइंड रीडिंग, कह रहा है कि साइंटिस्ट अब तक सबसे ज्यादा पास आ सके हैं माइंड रीडिंग के इस मामले में, मतलब जो इस तरीके से वो माइंड को जो थॉट्स है उनको रियल टाइम में दिखा रहे थे कि क्या बोल रहा है, कह रहा है यहां तक ही साइंटिस्ट पहुंच पाए थे। द रिसर्चर्स, जो रिसर्चर थे, डैश देयर सक्सेस इन अगस्त 2025, जो रिसर्चर थे उन्होंने एक तरीके से अपनी जो सक्सेस थी अगस्त 2025 में दिखाया। अ फ्यू मंथ लेटर, कुछ ही महीनों बाद, रिसर्चर्स इन जापान रिवील्ड अ माइंड कैप्शनिंग, जो रिसर्चर्स है जापान में उन्होंने एक टेक्निक बताई माइंड कैप्शनिंग की, टेक्निक केपेबल ऑफ जनरेटिंग डिटेल, जो कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में चीजों को जनरेट कर सकती थी, दिखा सकती थी, accurate descriptions of what a person is seeing or picturing in their mind, और एक्यूरेटली चीजों को दिखा सकती थी क्या इंसान जो है अपने दिमाग में सोच रहा है या क्या चीज वो इमेज बना रहा है। इट कंबाइंड 3 डिफरेंट AI टूल्स, ये जो टेक्नोलॉजी थी माइंड कैप्शनिंग ये 3 AI टूल्स से बनी हुई थी, विद नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्कैन टू ट्रांसलेट अ पर्सन ब्रेन, और नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्कैन मतलब कि बिना सर्जरी किए हुए ब्रेन का स्कैन का यूज करती थी और पूरी तरीके से जो दिमाग में चल रहा था उसको ट्रांसलेट कर देती थी। बोथ स्टडीज आर द लेटेस्ट इन अ डैश ऑफ ब्रेक थ्रूज दैट आर गिविंग neuroscientists a new window into the inner working of the human brain and providing opportunities to help people who are unable to communicate in other ways, कह रहा है कि ये दोनों ही स्टडीज हैं, ये एक तरीके से जो सफलताएं साइंटिस्टों को मिलती हैं उसकी ही संदर्भ में थी, और जो कि न्यूरो साइंटिस्ट जो कि दिमाग को पढ़ते हैं उनके लिए एक होप बन के आई थी कि किस तरीके से जो इंसानी दिमाग है वो इंटरनली काम करता है, और साथ ही साथ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज थी, एक तरीके से अवसर था कि उन लोगों की मदद करने के लिए जो कि अलग तरीके से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जैसे बोल के नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं, लिख के नहीं कर पाते हैं, उनको पैरालिसिस मार जाता है, तो किस तरीके से दिमाग से ही उनके थॉट्स को निकाल के दुनिया के सामने रखा जा सकता था। Eventually, however, it could radically transform the way we all interact with the world around us and even with each other. कह रहा है कि अंत में ये होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है ये हमारे इंट्रैक्शन, किस तरीके से हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उस तरीके को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। ठीक है, तो समझ में आया कि एक वुमेन था जिसको पैरालिसिस हो गया था, फिर उनके ऊपर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये तो एक साइंटिस्ट थे बड़े से, स्टीफन हॉकिंग्स, याद आया नाम, जो कि स्ट्रेचर में रहते थे और उनके जो दिमाग की बातें थी वो स्क्रीन में आ जाती थी, उसी तरीके का पैसा चाहिए। तो कह रहा है कि वुमेन को पैरालिसिस मार गया था, फिर एक टेक्नोलॉजी यूज करके उसके दिमाग में जितनी भी विचार थे उसको सामने रखा जाता था। फिर उस टेक्नोलॉजी की बात हुई कि किस तरीके से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, फिर ये बताया गया कि जापान में
भी एक जो मेंटल कैप्शनिंग करके टेक्नोलॉजी थी उसको लाया गया है और वो भी इस तरीके से काम करती है और 3 AI टूल्स उसमें यूज होते हैं। तो उसका ही पूरा पैसेज था। अब उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन भरो। The woman didn't move dash the rise and fall of her breathing. Juxtaposed with का मतलब होता है साथ साथ किसी चीज को रखना कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ कोई मतलब नहीं आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा, द वुमेन डिडेंट मूव राइज एंड फॉल ऑफ हर ब्रीथिंग, सिर्फ उसकी सांसें ही उठती और चढ़ती दिख रही थी। हाँ, ये मीनिंग आ सकता है। इनंडेटेड बाई मतलब पूरी तरीके से डूब जाना, नहीं। कमेंसुरेट विथ मतलब किसी चीज का प्रपोर्शन में होना, जैसे 3:1, 2:1 में होना, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहां पे सबसे बेस्ट क्या है? बी है। द वुमेन डिडेंट मूव अपार्ट फ्रॉम द राइज एंड फॉल ऑफ हर ब्रीथिंग। Here, however, her internal dash was appearing before her eyes. उसकी इंटरनल क्या चीज उसके आंखों के सामने आ रही थी? सोलोलिक्यू है। सोलोलिक्यू एक चीज होती है, इंटरनल थॉट जो होते हैं, जो कि स्टेज में, मान लो कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आप सो रहे हो, तो स्टेज में एक व्यक्ति जो है ना वो सो के दिखाएगा। तो ये एक तरीके से स्टेज वाली बात होती है कि आप अपने अंदर विचारों को एक्टिंग करके दिखा रहे हो, तो ये मीनिंग नहीं आ रहा है। मोनोलॉग का मतलब होता है कि जो आपके अंदर के विचार हैं, ठीक है, जो अंदर की विचार है उसकी बात होती है यहाँ पर, तो ये हो सकता है। कैकोफोनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर शराबा, तो ये नहीं होगा। एपिटा क्या होता है? मान लो कि कोई व्यक्ति मर गया ना, इस तरीके से उसकी मान लो कब्र खुदी हुई है, यहाँ पे उसका वो लगा हुआ है, ईटा लगा होता है ना, और कुछ उसके बारे में लिखा गया हो, या फिर किसी की डेथ में कुछ चीज जो लाइनें बोली जाती है उसको ही बोलते हैं कई बार, तो यहाँ पे ये मीनिंग आई नहीं रहा है। तो बेस्ट क्या है यहाँ पे? बी है। However, her internal monologue was appearing before her eyes. जो उसकी अंदरूनी आवाज थी वो उसकी आंखों के सामने आ जा रही थी। The woman identified only as participant T16 had been fitted with a tiny dash of electrode that was surgically inserted into a lobe at the front of her brain. क्या होना चाहिए यहाँ पे? Array, monolith, annex, parapet. देखो, एरे जो होता है वो एक तरीके से ग्रुप होता है, मोनोलिथ एक बहुत बड़ा सा पत्थर होता है, तो ये तो नहीं होगा। एनेक्स का मतलब होता है कि किसी बिल्डिंग का कोई चीज बढ़ा हुआ पार्ट हो, एक्सटेंशन वाला पार्ट हो, तो ये भी मीनिंग नहीं है। पैरापेट मतलब जो दीवार का ऊपर का हिस्सा होता है, मतलब मान लेते तो एक छत मान सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? एरे है। विद अ टाइनी एरे ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स के ग्रुप थे जो कि इंसर्ट करके किसमें डाले गए थे? ब्रेन में डाले गए थे। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। It was the closest scientists had come yet to form a mind reading. The researchers dashed their success in August 2025. Divulges. Divulges का मतलब होता है किसी सीक्रेट को बाहर लाना। Researchers divulges their success. मगर यहाँ पे past tense में, ये तो present में तो नहीं होगा। Unveil मतलब ऑफिशियली अनाउंस करना, हाँ ये हो सकता है। Cliff का मतलब होता है छोटा सा कोई ग्रुप, तो ये नहीं होगा। Swayed का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी चीज को प्रभावित करना, तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? बी होगा। रिसर्चर्स अनवील देयर सक्सेस इन अगस्त 2025, तो बी करेक्ट आंसर है। बोथ स्टडीज आर द लेटेस्ट इन अ डैश ऑफ ब्रेक थ्रूज दैट आर गिविंग न्यूरो साइंटिस्ट अ न्यू विंडो। क्या होना चाहिए? सर्व का मतलब होता है अचानक कोई मोड़ आ जाए, मोड़ उसको बोलते हैं अचानक वाले मोड़ को, तो ये नहीं होगा। ग्लम मतलब उदास, तो ये भी नहीं है। स्ट्रिंग मतलब एक लगातार कोई चेन टाइप की हो, सीरीज हो। बोथ स्टडीज आर अ लेटेस्ट इन अ स्ट्रिंग ऑफ ब्रेक थ्रूज, मतलब जो लगातार सफलताएं मिल रही थी वो ये उन सफलताओं में सबसे ज्यादा लेटेस्ट ये 2 स्टडीज थी, तो हो सकता है ये। हॉसर का मतलब होता है मोटी सी रस्सी, जो शिप में यूज होती है, देखते हो ना, बहुत मोटी सी रस्सी होती है, उसको बोलते हैं हॉसर, तो ये भी नहीं होगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।